आज विश्लेषण में सबसे पहले बात होगी बुलडोजर की, जो हिंसा के बाद से लगातार गरज रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने से मना कर दिया। मतलब बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग कर रहे पक्ष को बड़ा झटका लगा, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया है जब एक दिन बाद जुमे की नमाज है। बुलडोजर पर सियासी संग्राम, नहीं लगेगा पूर्ण विराम। दंगाइयों ने हिंसा भड़काई, अब 3 दिन बाद होगी सुनवाई। बैक टू बैक 2 शुक्रवार की हिंसा के बाद से बुलडोजर न सिर्फ गरज रहा है, बल्कि दंगाइयों पर बुरी तरह से बरस रहा है। क्योंकि जब से प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद पंप और कानपुर में हयात जफर हाशमी के करीबी के संपत्ति पर बुलडोजर चला, तब से ही दंगाइयों में खौफ का आलम है। ये उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बुलडोजर से बचे तो कैसे, और अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने को कहा, लेकिन बुलडोजर पर ब्रेक लगाने को लेकर एक शब्द नहीं कहा। मतलब एकदम साफ है, बुलडोजर अभी नहीं रुकेगा। जबकि जमीयत उलेमाए हिंद को उम्मीद थी कि जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए बुलडोजर पर रोक लगाई थी, ठीक उसी तरह कोर्ट इस बार भी रोक लगा देगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए सारी उम्मीदों पर पूर्ण विराम लगा दिया कि अगर कार्रवाई कानूनी दायरे में रहकर की गई तो कुछ भी गलत नहीं। इस पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो कानून सम्मत कर रही है, नियम के साथ कर रही है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जो मकान ढहाए गए हैं उसको लेकर के भी 10 मई को नोटिस दिया गया था और 25 मई तक जवाब का इंतजार किया गया। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करे, जिसमें बताए कि किस तरीके से वो तमाम सारी कार्यवाही कर रही है और अब तक क्या कुछ कार्यवाही में हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का भी हवाला दिया गया। दरअसल जावेद पंप के घर पर चले बुलडोजर को जमीयत उलेमाए हिंद ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था, जिस पर यूपी सरकार का पक्ष रखते हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस कार्रवाई की बात कही जा रही उसे लेकर महीने भर पहले नोटिस दिया गया था, जिसका बदले की भावना से की गई कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें जमीयत उलेमाए हिंद जिस तरीके से बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल करे, लेकिन कानून के साथ इस्तेमाल करे। वहीं अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कार्रवाई एक पक्षीय है और कहीं ना कहीं एक तरफा वो कार्रवाई हो रही है। लिहाजा कानून सम्मत कार्रवाई हो, कानून के साथ हो, जिससे कि इस तरीके की खबरें ना आए। दरअसल हिंसा के बाद से बुलडोजर लगातार चल रहा है। अब तक यूपी में प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में कई अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब सबकी नजर मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि बुलडोजर पर फिलहाल रोक नहीं लगी है, लेकिन ये रोक भविष्य में भी नहीं लगेगी। इसका भविष्य मंगलवार को तय होगा और उससे पहले एक और शुक्रवार है। ऐसे में अगर कहीं कुछ हुआ तो बुलडोजर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे बुलडोजर के बदलापुर की, क्योंकि पहले जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला, अब प्रशासन ने कानपुर के मास्टरमाइंड हयात की सौतेली मां को नोटिस दिया। लेकिन सवाल पोस्टर वाली कार्रवाई पर गहरा हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर चिपकाए थे, लेकिन जब उनसे पोस्टर को लेकर पूछा तो जवाब देते नहीं। कानपुर के मास्टरमाइंड पर लटकी तलवार, 30 जून तक नहीं दिया गया जवाब तो होगा वार। लखनऊ में पोस्टर लगाने की जल्दबाजी, निर्दोष पर ना पड़ जाए भारी। पहले प्रयागराज के मास्टरमाइंड का घर ढहाया, अब कानपुर के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी का नंबर है, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण ने हयात की सौतेली मां सईदा जफर के हॉस्टल पर नोटिस चिपका दिया है और 30 जून तक जवाब देने को कहा है। केडीए का आरोप है कि हयात की सौतेली मां ने बिना नक्शा पास कराए हॉस्टल बनवाया। हयात जफर हाशमी की मां का ये घर है और यहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस चस्पा किया है
और कारण बताओ नोटिस के तहत ये पूछा गया है कि इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न दिए जाएं। 117/P/42 हितकारी नगर स्थित भवन में निम्नलिखित निर्माण विकास अवैध रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। ये कहा गया है कि इसमें जो निर्माण कराया गया है इस इमारत में वो अवैध रूप से है और इसलिए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न जारी किए जाएं। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या जावेद पंप की तरह हयात की मां का हॉस्टल भी ढह जाएगा, क्योंकि जवाब देने के लिए केडीए ने 30 जून तक का समय दिया है, ठीक वैसे जैसे जावेद पंप को प्रयागराज प्राधिकरण ने दिया था। और जब जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर से पंप के घर को गिरा दिया। दरअसल जुमे की नमाज पर हिंसा का चैप्टर कानपुर से ही शुरू हुआ और अब तीसरे शुक्रवार से पहले सबसे ज्यादा सुरक्षा का पहरा भी कानपुर में ही है, जहां संवेदनशील इलाकों में 8 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही, जिन्हें दादा मियां चौराहा, हलीम चौराहा, सद्भावना चौराहा समेत 6 संवेदनशील जगहों पर लगाया गया है। जुमे की नमाज को लेकर इस बार भी कानपुर पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। ड्रोन से इस बार भी निगरानी की जाएगी और ड्रोन पूरे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 8 किलोमीटर तक निगरानी करता है, उसमें सक्षम है एक ड्रोन और ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्र में 8 ड्रोन कानपुर पुलिस इस बार इंस्टॉल कर रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं, 28 स्टैटिक वीडियो कैमरास भी लगाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से इस बार 2 दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि वो इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है और दूसरा इस बात का कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो, जैसा कि शासन के द्वारा बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में जहां हम व्यापक जन समर्थन और जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। लेकिन परीक्षा से पहले ही पुलिस का दूसरा दावा फेल होता नजर आ रहा, क्योंकि उपद्रवियों की पहचान के लिए लखनऊ में टीले वाले मस्जिद के बाहर पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन जब अधिकारियों से उपद्रवियों के बारे में पूछा गया तो जवाब देते नहीं बना। बाद में आनन फानन पोस्टरों को हटा दिया गया। पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए? मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपका नंबर लिखा था, सीयूजी नंबर किसी ने लिख दिया होगा, सीयूजी तो बटा हुआ है। तो यानी इस पे मुकदमा दर्ज करेंगे आप? नहीं, अगर किसी ने लिख दिया होगा तो आप मुकदमा दर्ज करेंगे इस पे? मैं अधिकारियों से वार्ता करके निर्देश प्राप्त करूंगा। बता रहे पोस्टर तो आप ही ने लगवाए थे? मैंने अपनी पहचान के लिए बनवाया। नहीं, कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं ये? कौन सा उपद्रव हुआ था? कोई उपद्रव नहीं हुआ था। तो देखिए, इंस्पेक्टर चौक है, इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। इनको मालूम नहीं है इनके थाना क्षेत्र में पोस्टर लगे हुए हैं, इनको कोई भी जानकारी नहीं है किस तरह के पोस्टर हैं, कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे ही कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही, लेकिन लखनऊ में सामने आई लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। और अब सवाल पहली परीक्षा यानी तैयारी का है, जिसके लिए प्रशासन ने जुमे की तीसरी कसम ली है। अब ये पूरी होती है या नहीं, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात जुमे की तीसरी कसम की, क्योंकि 2 शुक्रवार हिंसा के नाम रहे, लेकिन अब सवाल तीसरे शुक्रवार का है। इसके लिए प्रशासन ने शहर शहर तैयारी की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तैयारी पूरी होगी, क्योंकि इस बार ड्रोन से लेकर 3 लेयर सुरक्षा तक का सहारा लिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये तैयारी हिंसा के चक्र को रोक पाएगी। 2 शुक्रवार हिंसा वाले, तीसरे की सुरक्षा ड्रोन के हवाले। ध्यान से सुन ले दंगाई, अब बर्दाश्त नहीं होगी पथरीली लड़ाई। जुमे पर हिंसा की शुरुआत 3 जून को कानपुर से शुरू हुई, जो अगले शुक्रवार 10 जून को बढ़ते बढ़ते यूपी के आधा दर्जन जिलों में फैल गई। अब फिर यूपी एक बार फिर नए शुक्रवार के मुहाने पर खड़ा है। फिर एक बार जुमे की नमाज होनी है और अब सवाल बड़ा है कि इस बार हिंसा हुई तो क्या होगा, क्योंकि प्रशासन की तैयारी तो पूरी है, लेकिन ये पूरी पड़ेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं आसमान से ड्रोन का पहरा है तो कहीं गली गली में बटालियन तैनात है।
मतलब हिंसा से निपटने और दंगाइयों पर नजर रखने के पूरे इंतजाम हैं। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जो कानून तोड़ेगा उस पर एक्शन होगा। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। संवेदनशील जगहों पर इसमें वहाँ के परिक्षेत्रीय पुलिस प्रमुख तथा जोनल पुलिस प्रमुख द्वारा भी प्रतिभाग लिया गया है। सबसे ज्यादा तैयारी उसी प्रयागराज में है जहां पिछले शुक्रवार को सबसे ज्यादा हिंसा भड़की, लेकिन ब्लैक फ्राइडे जैसी घटना फिर से ना हो इसके लिए पुलिस और पीएससी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगातार हिंसाग्रस्त और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे, साथ ही हाई विजिबिलिटी ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी भी की जा रही। जुमे की नमाज के बाद लगातार तीसरी बार हिंसा और उपद्रव न हो इसके लिए सभी जिला प्रमुखों को और पुलिस प्रमुखों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से खास गाइडलाइन जारी की गई हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से नमाज के बाद उपद्रवियों के मस्जिदों से बाहर निकलने की जानकारियां मिल रही हैं, सूचनाएं सामने आ रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उससे प्रशासन सतर्क है। इंटेलिजेंस इकाइयां भी सतर्क हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज सभी धर्म स्थलों के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसी तरह आगरा में भी सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से अलर्ट पर है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों पर पूरी नजर रखी जा रही है। कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। RAF के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। ठीक इसी तरह गाजियाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस न सिर्फ गश्त कर रही बल्कि ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही। आगरा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, विजिलेंट है, अलर्ट है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। और इसी क्रम में आज थाना ताजगंज की जो पुलिस है किस तरीके से जो मुस्लिम बाहुल्य जो नगला मेवाती है वहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रही है। और कुल मिला के इस मामले में लगातार DGP हेडक्वार्टर भी हर जिले के SSP से संपर्क में है कि किसी भी तरह से कहीं कोई चूक ना हो। फिरोजाबाद में 3 लेयर सुरक्षा के तहत पुलिस से लेकर ITBP और PSC के जवानों को तैनात किया गया है जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं। कल जो हमारी व्यवस्था है उसमें ITBP की एक सेंट्रल फोर्स की कंपनी, PSC की कंपनी, इसके अलावा जो हमारी लोकल फोर्स है उसकी पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा। लगभग 2000 के आसपास पुलिस जवान जो हैं वो हम डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा जो हमारी SWAT कमांडो टीम है वो भी कल जो बैक टू बैक 2 शुक्रवार को हुआ वो फिर ना हो इससे निपटने के लिए कई शहरों में मॉक ड्रिल का सहारा भी लिया जा रहा। ये तस्वीर कन्नौज की है जहां इस बात की तैयारी की जा रही कि अगर कहीं कुछ हिंसा हुई तो कैसे निपटा जाएगा। जनपद कन्नौज में हम लगभग सभी धर्मों सभी वर्गों से लगातार वार्ता कर रहे हैं और उनकी जो भी ग्रीवांस है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। लगातार जनसंवाद हमारा कायम है, लेकिन फिर भी यदि कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मतलब जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा के इंतजाम तो पूरे हैं, लेकिन ये कितने पूरे हैं इसका पता जुमे की नमाज के बाद चलेगा, क्योंकि ऐसे तमाम दावे पिछले शुक्रवार को भी हुए थे, लेकिन हिंसा भड़की तो सारे दावे धरे के धरे रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात करेंगे जुमे से पहले चक्का जाम की, क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस जुमे को लेकर अलर्ट मोड पर है, वहीं आज जुमे के पहले 2 शुक्रवार को हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया तो कई शहर जाम हो गए। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं की संपत्ति का हुआ है। ऐसे में अगर ये हिंसा फिर हुई तो फिर बर्दाश्त नहीं। वीर बजरंगे। विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, फिर हुई हिंसा तो होगा घमासान। शहर शहर प्रदर्शन, गली गली संग्राम,
जुमे की नमाज से पहले चक्का जाम। एक तरफ प्रशासन जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर एक नई टेंशन दे दी है। क्योंकि अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीर जुमे की नमाज पर भड़की हिंसा और उस पत्थरबाजी के खिलाफ प्रदर्शन की है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हुआ तो शहर के शहर जाम हो गए। मेरठ में ये विरोध हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आरोप है कि हिंसा से देश का माहौल खराब हो रहा है, ऐसे में दंगा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। तो बजरंग दल एक तो इन पथराव करने वाली घटनाएं दोबारा से ना हो, इन सब घटनाओं के विरोध में आज अपना पूरे देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन डीएम साहब को देने वाला है। जो मांगे हैं हमारी, इसके अंदर मांगे ये हैं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जमीयत उलेमाए हिंद है, इनकी जो हाथों की जांच कराई जाए। भारत के अंदर एक दिन एक समय पे इतना बड़ा दंगा होना असंभव था। ये प्रदर्शन उस प्रयागराज में भी हुआ जहां हिंसा की आग सबसे ज्यादा भड़की। शुक्रवार को मस्जिदों से निकलकर जो पत्थरबाजी की जा रही है, हिंदू घरों को जलाए जा रहे हैं, हिंदू दुकानों को लूटी जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आज इसी के चलते बजरंग दल के द्वारा ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से हम सब लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। मतलब शहर बदल रहे थे, प्रदर्शन का तरीका एक जैसा था। क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद, क्या आगरा और क्या मुरादाबाद। बजरंग दल का आरोप है कि हिंसा में हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा प्रशासन के सामने है कि वो दंगाइयों से निपटे या फिर ऐसे प्रदर्शन से। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सेना के अग्निपथ की। सरकार की अग्नि परीक्षा के क्योंकि 2 दिन पहले सरकार ने सेना में भर्ती के लिए एक योजना शुरू, नाम है अग्निपथ। लेकिन अब इस योजना को लेकर शहर के शहर लथपथ हो गए। विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन असली सवाल उन छात्रों ने खड़े कर दिए हैं जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। वो अब कह रहे हैं कि क्या इतनी पढ़ाई और भागदौड़ 4 साल की नौकरी के लिए की? अग्निपथ का विरोध, सड़कों पर गतिरोध, शहर शहर अग्निपथ, प्रदर्शन की शपथ, छात्रों की अग्नि हुंकार, सियासत का गुरुवार। जिस अग्निपथ योजना को सरकार ने रोजगार का गेम चेंजर बताया था, जिसकी नौकरी करने वालों को अग्निवीर बताया था, ये प्रदर्शन उसी अग्नि के विरोध से निकला है जो शुरू तो बिहार से हुआ, लेकिन अब पूरे यूपी के शहर शहर में फैल गया। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इसके तहत युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन तमाम सारे देश के युवा इससे उद्वेलित हो गए हैं और आज देश भर के कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। युवाओं को कहना है कि 4 साल के बाद आखिर वो क्या करेंगे जब सेना से निकलकर वापस आएंगे। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार का कहना है कि जो 4 साल तक तमाम सारे लोग सेना में भर्ती रहेंगे और सेना के लिए काम करेंगे, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के कई सारे राज्य सरकार अपने यहाँ नौकरियों को लेकर के प्राथमिकता देगी। दरअसल डबल इंजन सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन विपक्ष को यह योजना मनरेगा जैसी लगती है, जिसमें 4 साल के बाद जवान बेरोजगार हो जाएंगे। तो आपने पहले तो बेरोजगार बना दिया, LIC आप बेच रहे हो, एयरपोर्ट आप बेच रहे हो, सरकारी कंपनियां आप बेच रहे हो। जब सरकारी सब बिक जाएगी तो तुम आउटसोर्स पे कर दोगे। मुझे तो ये पता है कि अस्पताल भी आउटसोर्स पे चल रहा है। अब आलम यह है कि यूपी के हर शहर में प्रदर्शन हो रहा, छात्र सड़क पर हैं, सरकार शांति बनाए रखने की अपील कर रही। उधर छात्रों का साफ और सीधा सवाल है कि इतनी तैयारी, इतनी भागदौड़ 4 साल की नौकरी के लिए तो नहीं की थी। सरकार ने जो 4 साल के लिए टीए की है, ये बहुत ही गलत है। इसके बाद लड़के क्या करेंगे?
आर्मी 2 साल से लड़के तैयारी कर रहे थे, घर से बाहर रह रहे थे, कोचिंग की है, पैसा खर्च किया है, उसका पेपर कैंसिल कर दिया। एयरफोर्स का मेडिकल पास किया, टेस्ट फिजिकल पास किया, रिटन पास किया, मेरिट में हमारे अच्छे नंबर है, हमें ज्वाइनिंग तक नहीं मिली। 1-2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि ये विरोध कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि एक तरफ छात्रों का विरोध है तो दूसरी तरफ सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उपचुनाव की, क्योंकि 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्योंकि रामपुर में दिलचस्प मुकाबला है तो आजमगढ़ की सीट भी साख की लड़ाई में है, जिसे जीतने के लिए सपा ने पूरी टीम उतार दी है। और ये टीम उतारना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने भी दोनों सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ का उपचुनाव सपा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पार्टी ने प्रदेश भर के अपने नेताओं की पूरी फौज ही आजमगढ़ में उतार दी है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सीट तब खाली हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से इस्तीफा दिया। और उससे पहले जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत ली। आजमगढ़ लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और पार्टी किसी भी कीमत पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर की सीट है और आजमगढ़ की सीट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है और समाजवादी पार्टी हर कीमत पर इस टेस्ट को पास करना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर इस सीट पर उसे मात मिली तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देगी कि वो कितनी लोकप्रिय है। और ख़ासतौर से अगर आजमगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तब आजमगढ़ की 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर यादव वोटर्स को अपने पक्ष में करने का काम तो किया ही है, लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सारे नेता आजमगढ़ में डटे हुए हैं उसके जरिए भी पार्टी की कोशिश है कि हर बिरादरी को अपने साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि कुर्मी बिरादरी से आने वाले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज से आजमगढ़ में ही कैंप कर रहे हैं। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे को भी आज से आजमगढ़ भेजा गया है। अगर बात करें तो खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव इन दिनों आजमगढ़ में ही मौजूद हैं और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। साथ ही पिछड़ी बिरादरी से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इन दिनों आजमगढ़ में ही पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जबकि पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज भी आजमगढ़ से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अंबिका चौधरी भी इस चुनाव प्रचार में लगे हैं। पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर आजमगढ़ के रहने वाले और महाराष्ट्र से विधायक अबू आसम आजमी भी आजमगढ़ में ही डेरा डाले हुए हैं, जबकि जूही सिंह भी इन दिनों आजमगढ़ में ही मौजूद हैं। देखिए, आजमगढ़ की धरती समाजवादी धरती है और यहाँ से सारी सीटें समाजवादी पार्टी की जीती हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा प्रभाव है। ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि किसान, नौजवान, समाज के हर तबके के लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को ध्यान दे रहे हैं। सपा के सहयोगी दलों की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। चौहान बिरादरी से आने वाले जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान भी आजमगढ़ जाकर सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।